हेलो फ्रेंड्स, इडू नामा में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बीपीएससी द्वारा मध्यकालीन भारत का इतिहास से पूछे गए सारे प्रश्न का डिस्कशन करेंगे और यह 1992 से 2023 तक 38वीं से 69वीं बीपीएससी पीटी से लेकर के बीपीएससी टीआरई 1.0 टीआरई 2.0 के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जिसका डिस्कशन हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन है गुलाब वंश का प्रथम शासक कौन था? तो इसका आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है क्योंकि यह गुलाम था किसका? इल्तुतमिश गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक का। और कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? तो ये था मोहम्मद गौरी का था। बलबन जो ब्लड एंड आयरन पॉलिसी चलाया था और सिजदा और पवोस की नीति भी अपनाया था। रजिया सुल्तान ये प्रथम महिला सुल्तान थी। ठीक है, डिस्कशन देख लेते हैं। भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका कार्यकाल था 1206 से 1210 ईस्वी। वह ऐबक नामक तुर्क जनजाति का था। पूछ सकता है क्वेश्चन कि कुतुबुद्दीन ऐबक किस जनजाति का था? तुर्क जनजाति का था। बचपन में उसे नीसापुर के काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी ने एक दास के रूप में खरीदा था। काजी ने उसको उचित ढंग से देखभाल की और सभी शिक्षाओं में पूर्ण कराया था। ऐबक बचपन से ही अति सुरीले स्वर में कुरान पढ़ता था, जिस कारण वह कुरान ख्वां। पूछ सकता है क्वेश्चन, कुरान ख्वां कुरानों का पाठ करने वाला के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। बाद में वह नीसापुर से गजनी लाया गया, जहां उसे गोरी ने खरीद लिया। अपनी प्रतिभा, लगन और ईमानदारी के बल पर शीघ्र ही ऐबक ने गोरी का विश्वास प्राप्त कर लिया। गोरी ने उसे अमीर ए आखुर के पद पर प्रोन्नत कर दिया और यहीं से उसके जीवन का एक नया अध्याय आरंभ हुआ था। वह दिल्ली का पहला तुर्क शासक था। यद्यपि वह लाहौर से ही शासन करता था, उसी को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक भी माना जाता है। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। गोरी की मृत्यु के बाद लाहौर के नागरिकों द्वारा आमंत्रित करने पर वहां पहुंचकर शासन सत्ता अपने हाथ में ले लिया कुतुबुद्दीन ऐबक। यद्यपि उसने अपना राज्याभिषेक गोरी की मृत्यु के 3 माह बाद जून 1206 में कराया था। ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। तो सुल्तान की उपाधि कभी भी धारण नहीं किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसने केवल मलिक और सिपाह सालार की पदवियों से ही अपने को संतुष्ट रखा। कौन सा? तो सिपाह सालार और मलिक की पदवियों से अपने को संतुष्ट रखा था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। गोरी के उत्तराधिकारी गियासुद्दीन के द्वारा मुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद नियम पूर्वक 1208 ईस्वी में ऐबक को दास्ता से मुक्ति मिली थी, गुलामी से मुक्ति मिली थी। कब? 1208 में। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर आप अपने डिस्कशन में देखा, इसका आंसर लाहौर हो जाएगा, लाहौर। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो ये एक मस्जिद था जो कहाँ पे? अजमेर में है, अजमेर में। ये अकबर के द्वारा बनाया गया था, सॉरी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करता था कि उसे लाख बख्श यानी लाखों का दान करने वाले के नाम से पुकारा गया। फरिश्ता ने लिखा है कि यदि व्यक्ति किसी की दानशीलता की प्रशंसा करते थे तो उसे अपने युग का ऐबक पुकारते थे। इसकी एक उपाधि कुरान ख्वां भी था। ऐबक को साहित्य से अनुराग था यानी कि प्रेम था, और स्थापत्य कला यानी कि आर्किटेक्चर में भी रुचि थी। तत्कालीन विद्वान हसन निजामी और फक्र ए मुदब्बिर को उसका संरक्षण प्राप्त था। उन्होंने ऐबक को अपने ग्रंथ समर्पित किए थे। हसन निजामी ने ताज उल मासीर की रचना किया था। तो पूछ सकता है क्वेश्चन कि ताज उल मासीर की रचना किसने किया था? हसन निजामी ने। ऐबक ने दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण कराया था। तो 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था? एक मस्जिद था। ठीक है, उसने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था, और फिरोज शाह तुगलक ने उसे रिपेयर यानी कि उसका मरम्मत भी करवाया था। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश के द्वारा है जो पूरा किया गया था। कुतुब मीनार कहाँ पे है? दिल्ली में है। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता इक्ता प्रदान किया था? इक्ता मतलब होता है जमीन का टुकड़ा या एक जमीन का भूभाग। तो गोरी की विजयों के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत में इक्ता प्रथा यानी कि इक्ता सिस्टम स्थापित हो गई। तो इसका आंसर अब देख लेते हैं। पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने, भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम इक्ता प्रदान किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो गोरी की विजयों के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत में इक्ता प्रथा स्थापित हो गई। गोरी के गौर 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 के मोहम्मद गोरी का नाम था मोहम्मद शाम ने कुतुबुद्दीन ऐबक को 1191 ईस्वी में
हाँसी एकता यानी हाँसी प्रांत है जो प्रदान किया था। 1192 से लेकर 1206 ईस्वी तक उसने गोरी के प्रतिनिधि के रूप में उत्तरी भारत के विजित भागों का प्रशासन संभाला था। इस अवधि में ऐबक ने उत्तरी भारत में तुर्की शक्ति का विस्तार भी किया था। कौन सा? तो तुर्की शक्ति का। अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं मिडाइवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत का इतिहास से पूछे गए सारे प्रश्न जो बीपीएससी के द्वारा पूछे गए। इसके पहले हमने प्राचीन इतिहास और मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक इतिहास के प्रश्न को हमने डिस्कशन किया है। उसका प्लेलिस्ट में लिंक वीडियो मौजूद है, उसे आप जाकर देख सकते हैं। या फिर वर्ल्ड हिस्ट्री या फिर वर्ल्ड हिस्ट्री का हो या फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी या फिर इंडियन ज्योग्राफी, उसका भी आप वीडियो देख सकते हैं। या बिहार स्पेशल कंप्लीट रूप से दिया गया है, पॉलिटी का भी दिया गया है, उसे आप जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद रहेगा या फिर उसके प्लेलिस्ट आप जाकर के चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा बख्तियार खिलजी। मोहम्मद गोरी के एक साधारण दास इख्तियार उद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1193 ईस्वी से 1202 ईस्वी के बीच बिहार की विजय की तथा नालंदा एवं विक्रमशिला बिहार को तहस नहस कर राजधानी उदंतपुरी जो बिहार शरीफ में अभी जो उदंतपुरी कहलाता है कर राजधानी उदंतपुरी पर कब्जा कर लिया। उसने 1198 से 1203 ईस्वी के आसपास बंगाल पर आक्रमण किया था। 1198 से 1203 ईस्वी के आसपास। उस समय बंगाल का शासक था लक्ष्मण सेन। पूछ सकता है क्वेश्चन डायरेक्ट कि जब बख्तियार खिलजी ने बंगाल पर आक्रमण किया तो उस समय बंगाल का शासक कौन था? तो लक्ष्मण सेन था। वह बिना युद्ध किए ही भाग गया। तुर्की सेना ने राजधानी नदिया जो पश्चिम बंगाल में है, राजधानी नदिया में प्रवेश कर बुरी तरह लूटपाट की। राजा की अनुपस्थिति में नगर ने आत्मसमर्पण कर दिया। लक्ष्मण सेन ने भागकर दक्षिण बंगाल में शरण ले ली और वहीं कुछ समय तक शासन करता रहा। प्रसिद्ध पार्सियन इतिहासकार मिनहाज उद्दीन सिराज ने अपनी पुस्तक तबकात ए नासरी, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि तबकात ए नासरी किसके द्वारा लिखा गया है? तो मिनहाज उद्दीन सिराज के द्वारा लिखा गया और इसमें पहली बार है जो बिहार का इसमें चर्चा किया गया था। तो कह रहा है इतिहासकार मिनहाज उद्दीन सिराज ने अपनी पुस्तक तबकात ए नासरी में बिहार में उसके हमलों के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। किसके? तो बख्तियार खिलजी के। 7वें नंबर क्वेश्चन, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ किसमें? तो इसका आंसर तबकात ए नासरी हो जाएगा और मिनहाज उद्दीन सिराज के द्वारा यह लिखा गया था। नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बख्तियार खिलजी ने नालंदा बिहार का विध्वंस किया था, यानी नालंदा यूनिवर्सिटी का। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इब्न बख्तियार खिलजी बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक था। कौन? इब्न बख्तियार खिलजी। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था क्या था? तो ये इल्तुतमिश के समय। इल्तुतमिश के काल में 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा, जो इराक की राजधानी कहाँ थी? तो बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश को खिल्लत प्रदान की। अब सल्तनत सैद्धांतिक रूप से बगदाद के खलीफा के अधीन दार उल इस्लाम का एक भाग बन गया। अब ध्यान रहे कि जो इल्तुतमिश था वह उसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है, गुलामों का गुलाम। यानी कि इल्तुतमिश किसका गुलाम था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? तो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। 11 नंबर क्वेश्चन, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसको नियुक्त किया था? तो मलिक जानी को इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ और बाढ़ पर अधिकार कर राजमहल की पहाड़ियां भागलपुर और झारखंड के आसपास का क्षेत्र है। इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ और बाढ़ पर अधिकार कर राजमहल की पहाड़ियों में तेलिया गढ़ी के समीप हिसाम उद्दीन ऐवाज को पराजित किया। ऐवाज ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली। इल्तुतमिश ने ऐवाज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। बलबन के बारे में ये शब्द किसने कहा था? तो ये जियाउद्दीन बर्नी ने कहा था कि राजत्व के उसके सिद्धांत यानी कि जो थ्योरी ऑफ किंगशिप लाया था, किसके द्वारा लाया गया था? बलबन के द्वारा। उसके बारे में जियाउद्दीन बर्नी ने कहा है कि राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित था। बलबन के बारे में
जियाउद्दीन बर्नी यह कहता है कि राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। बलबन दिल्ली सल्तनत काल के दौरान गुलाम वंश का एक शासक था। उसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। साथ में ये सिजदा पवोस की नीति भी अपनाई थी और साथ ही इसने पारसी त्यौहार नवरोज की है जो नवरोज स्टार्ट किया था। 13 नंबर क्वेश्चन, भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व यानी कि मिडिल ईस्ट और पश्चिम एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। आरपी त्रिपाठी ने मुगल कालीन भारत के किस सम्राट के बारे में यह लिखा था? तो यह अकबर के बारे में लिखा था। किसके बारे में? अकबर के बारे में। आरपी त्रिपाठी मुगल कालीन सम्राट अकबर के बारे में यह लिखा है कि भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट एवं पश्चिमी एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य यानी वर्ल्ड एम्पायर की स्थापना की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। अगला क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था, जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप में राज्य को धर्म निरपेक्ष बनाते हैं यानी कि सेकुलर बनाते हैं। यह शब्द किसने लिखा है? एएल श्रीवास्तव आंसर हो जाएगा। एएल श्रीवास्तव अलाउद्दीन खिलजी के बारे में लिखते हैं कि अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था, जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप में राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं यानी कि सेकुलर स्टेट बनाते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ से मिलाते हुए जाएंगे। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासक के सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादित किया था? तो इसका आंसर बलबन हो जाएगा। बलबन प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने शासन के सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ, यहाँ पे देख सकते हैं थ्योरी ऑफ किंगशिप और को थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादित किया था। कह रहा है बलबन प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने शासन के सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया। इसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है यानी कि छाया है, छाया के रूप में काम कर रहा है। जिसे नियाबत खुदाई कहा कि सुल्तान पृथ्वी पर आया है तो वह ईश्वर का प्रतिनिधि के रूप में आया है। इसने बलबन ने ऐसा एक कंसेप्ट फैलाया था थ्योरी ऑफ किंगशिप के अंतर्गत, जिसे नियाबत एक खुदाई कहा गया और उसका स्थान पैगंबर के बाद है। राजा जिल्ले इलाह या जिल्ले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है। उसने पुत्र बुगरा खान से कहा था कि सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। किसने कहा था? तो बलबन ने कहा था अपने पुत्र बुगरा खान से कि सुल्तान का पद है जो निरंकुशता यानी कि अरिस्टोक्रेसी का सजीव प्रतीक है। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त और लौह यानी कि ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी को अपनाई थी? तो इसका आंसर बलबन हो जाएगा। बलबन के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह यानी कि ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी अपनाई थी। बलबन के राजत्व सिद्धांत की दो मुख्य विशेषताएं थी। प्रथम थी कि सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है यानी कि उस ईश्वर के द्वारा है जो प्रदान किया जाता है सुल्तान का पद, और दूसरा था कि सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। यदि सुल्तान निरंकुश नहीं होगा तो जनता है जो अपनी मनमानी कार्य करेगा। ठीक है, उसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि यानी कि नियामत एक खुदाई है और उसका स्थान पैगंबर के बाद आता है। सुल्तान को कार्य करने की प्रेरणा और शक्ति ईश्वर से प्राप्त होती है। इस कारण जनसाधारण या सरदारों को उसके कार्यों की आलोचना का अधिकार नहीं है। यानी कोई भी अपने जो भगवान के दूत भेजे गए हैं राज्य करने के लिए, उसका है जो कोई भी जनसाधारण, कोई भी पब्लिक है उसका या कोई सरदारों का समूह है जो उसको आलोचना नहीं कर सकता है। 17 नंबर क्वेश्चन, तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? तो बलबन के समय तुगरिल खान ने विद्रोह किया था। तुगरिल खान ने बलबन के कार्यकाल में विद्रोह किया था। यह विद्रोह बंगाल में अमीन खान की नियुक्ति के विरोध में हुआ था। कालांतर में बलबन के बंगाल अभियान से डरकर तुगरिल खान भाग गया था। जब उसने राजत्व यानी कि किंगशिप प्राप्त किया था तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। जियाउद्दीन बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा था जियाउद्दीन बर्नी ने।
जियाउद्दीन बर्नी ने उक्त कथन अलाउद्दीन खिलजी के, जिसे सानी सिकंदर यानी कि दूसरा सिकंदर कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी को, जियाउद्दीन बर्नी ने उक्त कथन अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया था। इस संदर्भ में अपनी नीति की व्याख्या करते हुए वह अलाउद्दीन खिलजी स्वयं कहता है कि मैं नहीं जानता कि कानून की दृष्टि से क्या उचित है और क्या अनुचित है। मैं राज्य की भलाई अथवा अवसर विशेष के लिए जो उपयुक्त समझता हूँ उसी को करने की आज्ञा देता हूँ। अंतिम न्याय के दिन मेरा क्या होगा मैं नहीं जानता। यह कथन डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मैं नहीं जानता कि कानून की दृष्टि से क्या उचित है और क्या अनुचित। मैं राज्य की भलाई अथवा अवसर विशेष के लिए जो उपयुक्त समझता हूँ उसी को करने की आज्ञा देता हूँ। यह अंतिम निर्णय के दिन मेरा क्या होगा मैं नहीं जानता। यह कथन सीधे दे देगा और आपसे पूछेगा यह कथन किसका है, तो ये अलाउद्दीन खिलजी का कथन है, इसको ध्यान रखें। अलाउद्दीन खिलजी ने राजपद के विषय में बलबन के विचार को पुनः जीवित किया था। वह राजा की सार्वभौमिकता में विश्वास रखता था जो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि मात्र है। उसने अपनी शक्ति के वृद्धि के विषय में खलीफा की अनुमति लेना आवश्यक नहीं समझा, इसलिए उसने खलीफा से अपने पद की मान्यता प्राप्त करने के संबंध में कोई याचना नहीं की थी। उसने अपने आप को यामुन उल खिलाफत नासिरी अमीर उल मुमिनीन यामुन उल खिलाफत नासिरी अमीर उल मुमिनीन बताया था। तो ये डायरेक्ट आपसे ये नाम पूछ सकता है कि यामीन उल खिलाफत नासिरी अमीर उल मुमिनीन किसकी उपाधि है, तो ये अलाउद्दीन खिलजी की है। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म को राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करने दिया। अलाउद्दीन खिलजी उलेमा वर्ग के प्रभाव से मुक्त रहा। उलेमा वर्ग वो होता है जो धार्मिक वर्ग था जिससे यह मुक्त रहा। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और अपने राज्य को धर्म से अलग रखा यानी सेकुलर स्टेट बनाए रखा। इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा। विकल्पगत किसी भी सुल्तान ने खलीफा की शक्ति का विरोध नहीं किया था। इल्तुतमिश ने खलीफा से मान्यता प्राप्त जरूर किया था, परंतु बंगाल के सुल्तान गयासुद्दीन ने भी खलीफा से मान्यता प्राप्त की थी, जिस पर आक्रमण कर इल्तुतमिश ने एक तरीके से खलीफा की सत्ता का विरोध भी किया था। अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक सभी व्यवहारिक रूप में स्वतंत्र शासक ही थे, लेकिन किसी ने खलीफा की शक्ति या सत्ता का विरोध नहीं किया था। केवल मुबारक खिलजी था जिनके स्वयं खलीफा की उपाधि ली थी। जिसने स्वयं है जो खलीफा की उपाधि कौन लिया था, पूछ सकता है क्वेश्चन, मुबारक खिलजी। इस तरह उसने खलीफा की सत्ता का विरोध किया था। किसने? एकमात्र मुबारक खिलजी, याद रखें। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी, तो ये जफर खान का। जफर खान, याद रखें। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति था जफर खान, मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया, जो अपने समय का श्रेष्ठ और साहसी सेनापति था। जफर खान के शौर्य और भारतीय सेना की दृढ़ता से मंगोल इतने प्रभावित हुए थे कि वे उसी रात को 30 कोस पीछे हट गए और वापस चले गए। कौन? मंगोल्स। 21 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? तो यह किसने कहा था? तो शेर खान, यानी कि शेर खान ने। इनमें से शेर खान ने कहा था हुमायूं को कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। शेर खान ने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था। बंगाल अभियान के समय शेर खान अर्थात शेरशाह सूरी ने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया कि वह बिहार है जो हुमायूं को सौंप देगा यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया जाए तो, और साथ ही वह 10 लाख दिनार का वार्षिक श्रद्धांजलि भी अर्पित करेगा। कौन? शेर खान करेगा, अर्थात शेरशाह सूरी करेगा। किसको? हुमायूं को। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उसके पति का नाम क्या था? तो इसका नाम आप जानते हैं, इस पे अभी हाल ही में एक फिल्म बनाया गया था, पद्मावत। ठीक है, और पद्मावत लिखा गया किसके द्वारा? तो मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखा गया। इसमें कह रहा है क्वेश्चन कि रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम राणा रतन सिंह था, राणा रतन सिंह। पद्मिनी की कहानी का आधार 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत है। इसके अनुसार पद्मिनी चित्तौड़ के राणा रतन सिंह की अत्यंत सुंदर और विदुषी पत्नी थी। अमीर खुसरो ने
सुलेमान और रानी सैबा के प्रेम प्रसंग का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया था और उसने अपने संकेतों में अलाउद्दीन खिलजी की समता सुलेमान से तथा पद्मिनी की तुलना सैबा से की थी। संभवतः इसी आधार को मानकर मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना किया और राणा रतन सिंह की रानी पद्मिनी की कहानी बनी थी। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव इसका उत्तर हो जाएगा, रामचंद्र देव। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। 1296 ईस्वी में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन के सफल आक्रमण से बाध्य होकर उसे प्रतिवर्ष एलिचपुर की आय भेजने का वादा किया था, परंतु 1305 ईस्वी और 1306 ईस्वी में उसने उसकर को दिल्ली नहीं भेजा था, जिस कारण 1307 ईस्वी में अलाउद्दीन ने मलिक काफूर के नेतृत्व में जिसे एक हजारी भी बोला जाता है, इस तरीके से नाम है, मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया। राजा रामचंद्र देव युद्ध में पराजित हुआ और उसने आत्मसमर्पण कर दिया था। 24 नंबर क्वेश्चन, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? खालिसा भूमि किसको कहा जाता है, इसको समझ लीजिए। खालिसा भूमि मतलब कि सरकारी प्रशासन के अधीन जो भूमि होती थी उसे खालसा भूमि कहा जाता था। तो किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? तो इसका आंसर था अलाउद्दीन खिलजी के समय। अलाउद्दीन खिलजी की राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य था एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना। उसने उन सभी व्यक्तियों से भूमि को छीन लिया था जिसने वह मिल्क यानी कि राज्य द्वारा प्रदत्त संपत्ति, इनाम, इंद्रात, पेंशनें आदि तथा वक्फ जो धर्मार्थ प्राप्त हुई भूमि आदि के रूप में मिली थी उसको है जो अपने अधीन सरकार के अधीन कर लिया था। फलतः खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर उस समय विकसित हुई। किसके समय? अलाउद्दीन खिलजी के समय। अलाई दरवाजा के निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाजा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया था। इसका निर्माण लाल पत्थरों यानी कि जो रेड स्टोन होते थे और संगमरमर के द्वारा किया गया था। यह 1311 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कराया। और कब करवाया था? तो ये कराया था, याद रखें, 1311 ईस्वी में बनकर यह तैयार हो गया था। और ये बना था लाल पत्थर। यूपीएससी में पूछा जाता है कि इसका आर्किटेक्चर किस पत्थर का था? तो लाल पत्थर और संगमरमर के द्वारा बनवाया गया था अलाई दरवाजा। इल्तुतमिश के मकबरे की तरह इसमें एक चौकोर बड़ा कमरा है जिसकी छत पर एक गुंबद है यानी कि गुंबद गोला आकार, और इसकी चारों दीवारें में एक मेहराबदार प्रवेश द्वार है। इस तरीके से आप देखते हैं उसका अलग ही आर्किटेक्चर बना होता है जो इंडो मुस्लिमिक आर्किटेक्चर होता है। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। यदि पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन कि सबसे पहली बार नहर का निर्माण किसने करवाया था, किसके समय हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। और यदि पूछते कि सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किसके काल में किया गया था, तो फिरोज शाह तुगलक। और सबसे ज्यादा गुलाम जो स्लैब्स होते थे वो किसके समय होते थे गुलाम? तो फिरोज शाह तुगलक के समय। इसको याद रखें। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण कराने के कारण प्रसिद्ध रहा था। सिंचाई की सुविधा के लिए उसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया। फिरोज शाह तुगलक उलेमा वर्ग की स्वीकृति के बाद हक ए सर्व नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। उन किसानों को जो सिंचाई के लिए शाही नहरों को पानी प्रयोग में लाते थे वे अपनी पैदावार का 1/10 भाग सरकार को देना पड़ता था। तो पूछ सकता है क्वेश्चन कि हक ए सर्व क्या था? तो एक सिंचाई कर था यानी कि इरिगेशन टैक्स था। ये किसने स्टार्ट किया था? फिरोज शाह तुगलक के समय हुआ था। और भारत में सबसे ज्यादा नहर का निर्माण किसके समय हुआ था? तो फिरोज शाह तुगलक के समय। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? तो दार उल सफा एक खैराती अस्पताल था यानी कि पब्लिक के लिए एक अस्पताल खोला गया था, उसमें है जो इलाज किया जाता था। किसने स्टार्ट किया था? फिरोज शाह तुगलक ने एक खैराती अस्पताल जिसका नाम था दारुल सफा। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था फिरोज शाह तुगलक। उसने दार उल सफा नामक एक खैराती अस्पताल की स्थापना किया था और उसमें कुशल हकीम भी रखे थे यानी कि कुशल डॉक्टर रखे थे।
निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने सामान्य लोगों की भलाई के लिए कुछ उपकार के कार्य भी किए। नियुक्ति के लिए एक दफ्तर यानी कि रोजगार दफ्तर खोलकर तथा प्रत्येक मनुष्य के गुण और योग्यता की पूरी जांच पड़ताल होने के बाद यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को नियुक्ति देकर उसने बेकारी की समस्या को हल करने का प्रयास किया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक के समय। फिरोज शाह तुगलक को दासों का बहुत शौक था, यानी गुलामों का बहुत शौक था। उसके समय दासों की संख्या संभवतः 1,80,000 तक पहुंच गई थी। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसे राउंड फिगर में कि 1,80,000 दासों की संख्या किस सुल्तान के समय था? तो उसका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। उसकी देखभाल के लिए एक अलग विभाग दीवाने बंदगान गुलामों के देखभाल के लिए एक अलग विभाग बनवाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। उन दासों की शिक्षा का पूर्ण ध्यान भी रखा जाता था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किया था? कौन किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किया था। फिरोज शाह तुगलक ने बागवानी में यानी कि हॉर्टिकल्चर में अपनी अभिरुचि के कारण दिल्ली के निकट लगभग 1200 नए बाग लगवाए और अलाउद्दीन के 30 पुराने बागों को फिर से लगवाया था। फारसी यात्री अब्दुल रजाक भारत में किस राजा के शासनकाल में भारत आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा देवराय द्वितीय, देवराय 2। फारसी राजदूत था कौन? अब्दुल रज्जाक, जो संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक देवराय द्वितीय, जिसका कार्यकाल था 1422 से लेकर 1446 तक। इसके शासनकाल में विजयनगर आया था। विजयनगर की राजधानी कहाँ थी? हम्पी। और विजयनगर साम्राज्य कौन सी नदी के किनारे बसा था? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे। याद रखें, कई एग्जामों में क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है। उसने अपनी यात्रा वृत्तांत मतला उस सदाइन व मजम उल बहरीन में देवराय द्वितीय के शासनकाल का वर्णन किया है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि मतला उस सदाइन व मजम उल बहरीन यह किसके द्वारा है, जो किसकी यात्रा वृत्तांत है? तो इसका यह अब्दुल रजाक है और एक फारसी राजदूत था। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हो गया? तो सैयद वंश का। किसका? सैयद वंश का। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में सैयद वंश का राज स्थापित हो गया। और यह पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन कि तैमूर का आक्रमण भारत में कब हुआ था? 1398 ईस्वी। तैमूर के आक्रमण 1398 ईस्वी में ने तुगलक शासन को कमजोर कर दिया। 1412 ईस्वी में नासिरुद्दीन की मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का अंत हो गया। 1413 ईस्वी में सरदारों ने दौलत खान को दिल्ली का सुल्तान चुना था, परंतु उसे दौलत खान के सूबेदार खिजर खान ने पराजित कर दिया। वह तैमूर द्वारा नियुक्त लाहौर का सूबेदार था। तैमूर के आक्रमण के बाद 1414 ईस्वी में उसने दिल्ली पर अधिकार कर एक नए वंश सैयद वंश की नींव डाली थी। किसने? खिजर खान ने। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो ये सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को बसाया था। 17 जुलाई 1489 को निजाम खान उर्फ सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा था। कई एग्जामों एसएससी के एग्जाम में पूछा है कि डायरेक्ट क्वेश्चन कि निजाम खान की उपाधि किसको दी गई थी या निजाम खान किसको कहा जाता है? तो सुल्तान सिकंदर शाह यानी सिकंदर लोदी को। वह लोदी वंश का महानतम शासक था। कौन? सिकंदर लोदी। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के उद्देश्य से यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नवीन नगर यानी कि नया नगर बसाया था। इसे अपनी राजधानी बनाया था। किसको? आगरा को। उसने कृषि और व्यापार की उन्नति के लिए प्रयत्न किया। नाप का पैमाना लगाया गज सिकंदरी। जानते हैं गज सिकंदरी किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? तो सिकंदर लोदी के समय। उसने निर्धनों यानी गरीबों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था की थी। उसके समय में योग्य व्यक्तियों की एक सूची बनाकर प्रत्येक 6 माह बाद उसके सामने प्रस्तुत की जाती थी। वह शिक्षित और विद्वान था। उसके स्वयं के आदेश से एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया जिसका नाम फरहंगे सिकंदरी डायरेक्ट पूछ सकता है या किससे संबंधित है? तो सिकंदर लोदी से संबंधित है। उसके समय में गायन विद्या का एक श्रेष्ठ ग्रंथ
लजत ए सिकंदर शाही की रचना हुई थी। गायन विद्या था लजत ए सिकंदर शाही, जिसकी रचना हुई थी सिकंदर लोदी के समय। सिकंदर लोदी शहनाई सुनने का बहुत शौकीन था। वह गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। कौन? सिकंदर लोदी। याद रखे, गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। जबकि एक गुरुमुखी है। गुरुमुखी की जो है, जो पंजाबी स्क्रिप्ट है, सिख धर्म का स्क्रिप्ट है, लिपि है गुरुमुखी, जहाँ पे गुलरुखी की बात की जा रही है, जिसके नाम से उपनाम से कविताएं लिखता था सिकंदर लोदी। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन था? तो हरियर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था 1336 ईस्वी में। ठीक है। और 1565 में राक्षसतागड़ी का युद्ध या तालीकोटा का युद्ध जिसे कहा जाता है, उसी युद्ध में 1565 में है जो विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। और यह बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष हुआ, जिसमें विजयनगर साम्राज्य है जो खत्म हो गया। ठीक है। 1565 में तालीकोटा के युद्ध या जिसे राक्षस तागड़ी का युद्ध कहा जाता है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हरियर बुक्का। और याद रखें, विजयनगर की राजधानी कहाँ थी? हम्पी। और यह तुंगभद्रा नदी किनारे बसा है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान 1336 में हरियर और बुक्का नामक दो भाइयों द्वारा किया गया था। इस राज्य की राजधानी कहाँ थी? हम्पी, जो कि तुंगभद्रा नदी किनारे स्थित थी। और ये कहाँ पे? तो कर्नाटक राज्य में अभी वर्तमान में है। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करना है जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। तो हरियर द्वितीय ने बहमनियों से गोवा को छीना था और यह विजयनगर के शासक था, हरिहर द्वितीय। 1377 ईस्वी में बुक्का की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय, जिसका कार्यकाल था 1377 से लेकर 1407 ईस्वी, वह सिंहासन पर बैठा। उसने महाराज धीराज की उपाधि ग्रहण की थी। उसने कनारा, मैसूर, त्रिचनापल्ली, कांची आदि प्रदेशों को जीता और श्रीलंका के राजा से राजस्व वसूल किया। बहमनी राज्य से भी उसका संघर्ष स्टार्ट हुआ। 1377 ईस्वी में सुल्तान मुजाहिद ने उसके राज्य पर आक्रमण किया, किंतु सफल नहीं हो पाया। हरिहर द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता पश्चिम में बहमनी राज्य से बेलगांव व गोवा छीनना था। वह शिव यानी कि विरूपाक्ष का उपासक था। कौन? हरिहर द्वितीय। शिव विरूपाक्ष मंदिर भी है, आप जानते हैं, वह शिव का मंदिर है विरूपाक्ष। और बेलगांव ही एकमात्र ऐसा सेशन था कांग्रेस का 1924 में, जिसके प्रेसिडेंट कौन रहा था? ये गांधी जी रहे थे 1924 में। एकमात्र कांग्रेस का सेशन का प्रेसिडेंट बने थे गांधी जी। कौन? बेलगांव सेशन, कर्नाटक, 1924 में। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो इसका आंसर कुली कुतुब शाह हो जाएगा। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश की स्थापना कुली कुतुब शाह ने की थी। जब कृष्णदेव राय उड़ीसा के साथ युद्ध में व्यस्त था, तब कुतुब शाह ने विजयनगर की सीमा पर स्थित पांगल और गुंटूर के दुर्ग पर आक्रमण किया तथा बारंगल, कोंडविदु आदि के किले जीत लिए। इसके बाद उसने विजयनगर पर आक्रमण करने का प्रयास किया। कृष्णदेव राय और कुतुब शाह के बीच संघर्ष हुआ। कुतुब शाही सेना पराजित हुआ। यहाँ पे आप याद रख सकते हैं कि अलग फैक्ट्स की गुंटूर, जो आंध्र प्रदेश में गुंटूर है, यहीं पे राजमुंद्री भी है, गुंटूर है, जहाँ पे भारत में सबसे ज्यादा तंबाकू का उत्पादन किया जाता है, टोबैको का। और एंटी टोबैको डे यानी कि तंबाकू निषेध दिवस, तंबाकू का सेवन नहीं करना है, यह दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 मई को मनाया जाता है। और 1 मई को है जो मजदूर दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। इस तरह के कुछ शब्द है जिसको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है। विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था यानी फाइनेंशियल सिस्टम की मुख्य विशेषता क्या थी? तो ये भू राजस्व यानी कि लैंड रेवेन्यू। विजयनगर राज्य को विभिन्न स्रोतों से आय प्राप्त होती थी, इनकम प्राप्त होती थी, जैसे कि भू राजस्व यानी कि लैंड रेवेन्यू, संपत्ति कर यानी कि प्रॉपर्टी टैक्स, व्यापारी कर यानी कि ट्रेड टैक्स, व्यवसायी कर यानी कि कमर्शियल टैक्स, उद्योग पर लगाए जाने वाले कर यानी कि इंडस्ट्रियल टैक्स, सामाजिक और सामुदायिक कर यानी सोशल एंड कम्युनिटी टैक्स, तथा अपराधों के लिए आरोपित अर्थदंड। भूमि का भली भांति सर्वेक्षण किया जाता था और उपज का 1/6 भाग। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि भूमि का कितना भाग? 1/6 भाग ऑप्शन में रहेगा, 1/3 भाग, 1/12 भाग। तो इस तरीके से याद रखें कि विजयनगर साम्राज्य में है जो उपज का 1/6 भाग भूमि कर के रूप में यानी कि लैंड टैक्स के रूप में वसूल किया जाता था।
शिष्ट कहा, ये यूपीएससी पीटी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है शिष्ट के बारे में। शिष्ट जिसे भूमि कर कहा जाता है, लैंड टैक्स। शिष्ट नामक कर राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। केंद्रीय राजस्व विभाग को अठावने यानी कि अस्थवन या अथवन कहा जाता था। यह केंद्रीय राजस्व विभाग को अठावने कहा जाता था। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अठावने क्या था, तो यह केंद्रीय राजस्व विभाग था, यानी कि सेंट्रल रेवेन्यू डिपार्टमेंट था, जिसको अठावने कहा जाता था विजयनगर साम्राज्य में। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष यानी कि जो उसका पार्ट्स जो ढहने के बाद उसका जो अवशेष मिला है, कहाँ पे मिलता है, तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? हम्पी थी, जो तुंगभद्रा नदी किनारे था। हम्पी के खंडहर यानी कि वर्तमान कर्नाटक में अवस्थित है। विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करता है। विजयनगर काल में बना विरूपाक्ष मंदिर यहीं पर अवस्थित है। विरूपाक्ष मंदिर जो शिव का मंदिर है। हम्पी यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में भी शामिल है। हम्पी को शामिल किया गया है, इसको ध्यान रहे। और यूनेस्को का हेडक्वार्टर पूछ देगा कहाँ पे है, तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर है फ्रांस की राजधानी पेरिस में, इसको ध्यान रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीवान ए अर्ज विभाग संबंधित किससे था? तो यह रक्षा विभाग से था, यानी कि डिफेंस डिपार्टमेंट से था। दीवान ए आरिज या आरिज ए मुमालिक सल्तनत काल में सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता था कि जो उस समय सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी कौन होता था, तो दीवान ए आरिज जिसे कहा जाता था, और आरिज ए मुमालिक, ठीक है। और आरिज ए मुमालिक का विभाग ही दीवान ए अर्ज कहलाता था। इस विभाग की स्थापना किसने करवाया था? तो बलबन ने कराया था। बलबन ने कई बार एग्जाम में क्वेश्चन को रिपीट किया गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना रहेगी, तो इसे हमेशा के लिए याद रखें। वीर शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर हो जाएगा रायगढ़। रायगढ़ 1674 ईस्वी में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कराया। आपसे यहाँ पे जो भी क्वेश्चन यहाँ पे फैक्ट्स पूछा जाएगा, पूछ सकता है क्वेश्चन एग्जाम में कि शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कब कराया था, तो 1674 ईस्वी में, याद रखें। और शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो रायगढ़ थी। तथा छत्रपति की उपाधि भी शिवाजी ने धारण की थी एवं रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। उस युग के महान विद्वान बनारस के पंडित विश्वेश्वर उर्फ गंगा भट्ट, गंगा भट्ट ने उन्हें क्षत्रिय घोषित करते हुए उनका राज्याभिषेक कराया। तो गंगा भट्ट कौन था? तो शिवाजी के गुरु कहे जाते हैं, बनारस के पंडित थे। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि शिवाजी को उनका राज्याभिषेक किसने कराया था? तो बनारस के विद्वान थे, पंडित थे, कौन? गंगा भट्ट, इसको याद रखें। 41 नंबर क्वेश्चन, बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये अलाउद्दीन हसन, जिसे हसन गंगू भी कहा जाता था। बहमनी राज्य का संस्थापक था अलाउद्दीन हसन। दक्कन के अमीरान ए शादाह के विद्रोह के परिणाम स्वरूप मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। जफर खान, जिसे हसन गंगू कहा जाता था, जफर खान 1347 से लेकर 1358 तक एक सरदार ने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके 1347 ईस्वी में सिंहासन आरूढ़ हुआ और बहमनी साम्राज्य की नींव डाली थी। उसने गुलबर्गा, जो गुलबर्ग कर्नाटक में है, उसने गुलबर्गा को अपने नव संस्थापित साम्राज्य की राजधानी बनाया। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो गुलबर्ग यानी कि कर्नाटक में था गुलबर्ग। और उसका नाम कहाँ रखा? अहसानाबाद रखा। अपने साम्राज्य के शासन के लिए उसने इसे चारों तरफ अर्थात प्रांतों में विभाजित किया था। गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। दौलताबाद कहाँ? महाराष्ट्र में है। यूपीएससी इंटरव्यू में पूछा गया क्वेश्चन कि जो दिल्ली से दौलताबाद राजधानी ट्रांसफर किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, यह दौलताबाद कहाँ पे है? तो ये बॉम्बे में है, ठीक है। प्रत्येक, और बाकी बरार, बीदर, गुलबर्गा ये सारे कर्नाटक में है। प्रत्येक प्रांत एक शासक के अधीन था। गुलबर्गा का प्रांत सबसे महत्वपूर्ण था, इसमें बीजापुर भी शामिल था। दक्षिण के हिंदू शासकों को उसने अपने अधीन किया और अपने अनुयायियों को पद और जागीर प्रदान करने की नई प्रथा प्रारंभ की थी। उसने हिंदुओं से जजिया कर न लेने का आदेश दिया था। उसने हिंदुओं से जजिया न लेने का आदेश दिया था। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? सरंजामी प्रथा, तो ये मराठा भू राजस्व प्रथा था, यानी कि मराठा लैंड रेवेन्यू सिस्टम। सरंजामी प्रथा, मराठा काल में सरंजामी प्रथा भू राजस्व प्रशासन से संबंधित थी। इस काल में मराठा जागीरदारों को सरंजामी भूमि उसके निर्वहन के लिए प्रदान की जाती थी। निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है?
तो यह चारों था, जैसे खराज, खुम्स, उस्र और मुक्तई। यह चारों भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है। खराज, खुम्स, उस्र, मुक्तई। खराज, उस्र और मुक्तई भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करते हैं, जबकि खुम्स भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर नहीं था, अपितु खुम्स लूट का धन था। तो खुम्स क्या था? एक लूट का धन था। खुम्स युद्ध में शत्रु राज्य की जनता से लूट में प्राप्त होता था खुम्स। इस लूट का 4/5 भाग सैनिकों में बट जाता था और शेष 1/5 भाग राजकोष में जमा होता था। किंतु अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने 4/5 भाग राजकोष में दिया और शेष 1/5 भाग सैनिकों में बांटा था। सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजाने से कोई हिस्सा नहीं लिया था। सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजाने से कोई भी हिस्सा नहीं लिया था। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था? तो यह अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। मैंने कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था। ठीक है, 1/2। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने भू राजस्व नीति में कुछ परिवर्तन किया था। उसने उपज का 50% भू राजस्व के रूप में निश्चित किया, जिसे अनाज के रूप में लेने के लिए जोर दिया गया। इससे पूर्व बलबन और इल्तुतमिश ने भू राजस्व उपज की 1/3 दर से अधिक नहीं लिया था। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भी भूमि कर की दर अलाउद्दीन की भांति 50% ही था, लेकिन जहां अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व निर्धारण भूमि पैमाइश के आधार पर किया था, वहीं पे मोहम्मद बिन तुगलक ने बिना पैमाइश के अनुमान के आधार पर राजस्व निर्धारित किया था। यद्यपि इस प्रश्न में विकल्प सी और डी दोनों सही है, किंतु बिहार लोक सेवा आयोग ने इसके आंसर सी सही माना है। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो सोहरावर्दी संप्रदाय से संबंधित थे शेख बहाउद्दीन जकारिया। भारतवर्ष में सोहरावर्दी संप्रदाय शेख बहाउद्दीन जकारिया, जिनका कार्यकाल था 1182 से 1262 तक, इस समय प्रारंभ हुआ। सूफियों के इस संप्रदाय में शेख सदरुद्दीन आरिफ, शेख रुकनुद्दीन अबुल फतह और शेख जलाउद्दीन सुर्ख आदि हुए हैं। इस संप्रदाय के संत सुखमय जीवन पर बल देते थे, धन और संपत्ति को साधना में बाधक नहीं मानते थे। इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? तो इसका आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। डिस्कशन देख लेते हैं। इस्लाम शाह शेर शाह का पुत्र था। शेर शाह का पुत्र कौन था? इस्लाम शाह था। इस्लाम शाह ने पूरे उत्तर भारत में लगभग 8 वर्षों तक शासन किया और उसकी मृत्यु 1553 ईस्वी में हुई थी। इस्लाम शाह ने ही अपनी सैन्य टुकड़ियों को 50, 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। संभवतः शेर शाह सूरी के समय में भी सैन्य विभाजन की यह प्रणाली प्रचलित थी। बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ई माना था। जवाबित का संबंध किससे था? तो इसका आंसर राज्य कानून से था। जवाबित का संबंध राज्य के कानून से था। 48 नंबर क्वेश्चन, सल्तनत काल के सिक्के जैसे कि टंका, ससगनी और जीतल किन धातुओं के बने थे? तो ये चांदी, तांबा, यानी कि टंका है जो चांदी के बने थे, ससगनी भी चांदी के और जीतल के तांबा बने थे। इसको याद रखिए, ऑप्शन ए हो जाएगा। सल्तनत काल में टंका चांदी और जीतल तांबे का बना होता था। ये दोनों सिक्के इल्तुतमिश द्वारा प्रचलित किए गए थे, टंका और जीतल। ससगनी भी चांदी का सिक्का था। टंका एवं जीतल का अनुपात 1:48 का था। भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ था? तो 12वीं शताब्दी से भारत में कागज का प्रयोग स्टार्ट हुआ। विश्व में सर्वप्रथम कागज का आविष्कार कहाँ पे हुआ? तो चीन में हुआ था। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। भारत में कागज का प्रयोग 12वीं शताब्दी में आरंभ हुआ था। आशुतोष संग्रहालय कलकत्ता में 1105 ईस्वी का पेपर संरक्षित किया गया है, जिसका शीर्षक पंचरक्षा है। पंचरक्षा, यह भारत में कागज का सबसे प्राचीन प्रमाण मिलता है। पंचरक्षा। तबकात ए नासिरी का लेखक कौन था? तो मिनहाज उस सिराज
तबकात ए नासरी लिखा है। तबकात ए नासरी का लेखक मिनहाज उस सिराज था, जो सुल्तान नासिरुद्दीन को समर्पित किया गया है। किसको? सुल्तान नासिरुद्दीन को। यह ग्रंथ 23 अध्यायों में यानी कि 23 चैप्टर में बटा हुआ है। राववाटी ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? राववाटी ने। इस पुस्तक में मोहम्मद गोरी की भारत विजय का प्रत्यक्ष वर्णन मिलता है। मिनहाज प्रथम इतिहासकार है जिसने यह कहा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम की मुद्राएं प्रसारित की और खुतबा भी पढ़वाया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कहा किसने था? मिनहाज उस सिराज ने। 51 नंबर क्वेश्चन, सभी भक्ति संतों के बीच एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भक्ति आंदोलन के संतों का आचार बहुत ऊंचा था। उसमें बहुतों ने देश का भ्रमण किया और वे कई प्रकार के लोगों से मिले जिनके विचार अलग अलग थे। उन संतों ने साधारण लोगों की भाषाओं को उन्नत करने में अपना योगदान दिया। उन्होंने हिंदी, पंजाबी, बांग्ला, तेलुगु, कन्नड़, तमिल इत्यादि भाषाओं की उन्नति में बहुत योगदान दिया। भक्ति आंदोलन के संत अपने उपदेश क्षेत्रीय भाषाओं में देते थे ताकि वहां के लोग उनके उपदेश आसानी से सुन सके और समझ सके। इस कारण क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ था। मोहम्मद गोरी गुजरात के चालुक्यों द्वारा कब पराजित हुआ था? तो इसका आंसर 1178 हो जाएगा। मोहम्मद गोरी ने 1178 में गुजरात पर आक्रमण किया। इस समय गुजरात का अहिलवाड़ चालुक्य शासक मूलराज द्वितीय था। कौन था? मूलराज द्वितीय। मोहम्मद गोरी ने 1178 में गुजरात पर आक्रमण किया। इस समय गुजरात का अहिलवाड़ चालुक्य शासक मूलराज द्वितीय था। उसने अपने भाई भीम द्वितीय को सेनापति बनाकर भेजा। साथ में उसकी माता नायिका देवी भी थी। माउंट आबू पर्वत के पास कासहद के मैदान में भीम द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया। यह मोहम्मद गोरी की भारत में पहली हार थी। उसके बाद जानते हैं कि 1191 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध हुआ जिसमें मोहम्मद गोरी पराजित हुआ और इसके बाद पुनः पलटवार करते हुए 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और उत्तर भारत में है जो अपना राज स्थापित कर दिया। 53 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध टीपू सुल्तान और मराठा के बीच नहीं हुआ था। यह अफगान और मराठाओं के बीच हुआ था। पानीपत सॉरी देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। ठीक है, और ये हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में हुआ था और 1556 में हुआ था पानीपत का द्वितीय युद्ध। अकबर और हेमू के बीच हुआ था। अकबर और हेमू के बीच में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था और तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो अफगान और मराठा के बीच में हुआ था, जिसमें अफगानों ने मराठाओं को बुरी तरह से हरा दिया और मराठा का जो भारत विजय करने का सपना था वो है जो सपना ही रह गया। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जबकि हल्दी घाटी का प्रथम युद्ध अप्रैल 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में लड़ा गया। पानीपत का द्वितीय युद्ध नवंबर 1556 में सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य अर्थात हेमू तथा अकबर की सेना के बीच में लड़ा गया, जिसमें अकबर की सेना है जो विजयी रहा था। 54 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था? तो गांव के सरपंच के लिए दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किया जाता था। दिल्ली सल्तनत के दौरान खुत या मुकद्दम या चौधरी नामक शब्द गांव के सरपंच के लिए उपयोग में लाए जाते थे, जो सल्तनत के लिए राजस्व एकत्र करने का भी काम करते थे। तबकात ए अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा किसने लिखा? अबुल फजल ने। तो जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है। किसको? तो तबकात ए अकबरी को। यह किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा निजामुद्दीन अहमद के द्वारा यह लिखा गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, निजामुद्दीन अहमद
ने लिखा है तबकात अकबरी और अबुल फजल ने लिखा है अकबरनामा। तबकात ए अकबरी की रचना निजामुद्दीन अहमद द्वारा की गई थी। मुगल कालीन इतिहास को जानने में इस रचना की महत्वपूर्ण भूमिका है। और यही तबकात ए नासिरी पूछ देगा तो मिनहाज उस सिराज के द्वारा रचना किया गया था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? तो कृष्णदेव राय, जिसका काल है 1509 से 1529 ईस्वी तक। इन्होंने विजय साम्राज्य के तुलु वंश का शासक था। इसे विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक प्रतापी शासक माना जाता है। कृष्णदेव राय ने अपनी माता नागालंबा के नाम पर नागालंबपुरम, जिसे वर्तमान में नागलापुरम कहा जाता है, जो आंध्र प्रदेश राज्य के तिरुपति जिला में स्थित है। 57 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका नाम मलिक काफूर था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए मलिक काफूर को नियुक्त किया गया था। होयसाल की राजधानी द्वार समुद्र थी और वहां का शासक बीर बल्लाल तृतीय था। दक्षिण भारत की संपूर्ण विजय का श्रेय मलिक काफूर को जाता है। और मलिक काफूर किसका दास था? तो अलाउद्दीन खिलजी का था। और याद रखें कि होयसाल जो कर्नाटक में है उसकी राजधानी कहाँ है? द्वार समुद्र उस समय थी। 58 नंबर क्वेश्चन, मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत किस रूप में जाना जाता है? तो रिहला के रूप में जाना जाता है। रिहला किसने लिखा है? इब्न बतूता ने। इब्न बतूता अफ्रीका के मोरक्को प्रांत का रहने वाला था, जो मोहम्मद तुगलक के काल में दिल्ली आया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इब्न बतूता जो मोरक्को का रहने वाला था वो भारत में किसके समय आया था? तो मोहम्मद तुगलक के समय में आया था दिल्ली। इसने अपनी यात्रा वृत्तांत अरबी भाषा में लिखी थी। रिहला, जिसे रेहला भी कहा जाता है, नामक पुस्तक में लिखा है। इसने मोहम्मद बिन तुगलक कालीन नीतियों की आलोचना की है। फतेहपुर सिकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद का कौन सा प्रवेश द्वार बनता है? तो दक्षिणी प्रवेश द्वार बनता है। और फतेहपुर सिकरी में कौन है? तो बुलंद दरवाजा कहाँ पे स्थित है? ये फतेहपुर सिकरी में है। अकबर ने इसे बनवाया था। फतेहपुर सिकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वार बनता है। फतेहपुर सिकरी की जामा मस्जिद का निर्माण मुगल शासक अकबर ने करवाया था। 60 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था और कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का शासन देखा था। तो याद रखें कि शेख निजामुद्दीन औलिया ने कितने सुल्तानों? तो 7 सुल्तानों का शासन देखा, जो कि एक के बाद एक सतासीन होते रहे, किंतु वे कभी भी किसी के दरबार में नहीं गए थे। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने शेख से मिलने का बहुत प्रयास किया। यहाँ तक उसने शेख के प्रिय शिष्य अमीर खुसरो के माध्यम से भी प्रयत्न किया था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। किंतु जब शेख को ज्ञात हुआ, पता चला कि सुल्तान आने वाला है, तो वे अजोधन चले गए। इस प्रकार औलिया न तो सुल्तान से मिले और न ही इनकार किया। दूसरी तरफ जब अलाउद्दीन खिलजी ने उनसे मिलने की आज्ञा मांगी तो शेख ने उत्तर दिया कि मेरे मकान के 2 दरवाजे हैं। यदि सुल्तान एक के द्वारा आएगा तो मैं दूसरे के द्वारा बाहर चला जाऊंगा। उन्होंने अलाउद्दीन से मिलने से इनकार कर दिया। वे महबूब ए इलाही के नाम से प्रसिद्ध थे। कौन? शेख औलिया। ठीक है, शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही के भी नाम से जाना जाता है। तो पहले पार्ट में हमने 1 से लेकर 60 क्वेश्चन का डिस्कशन किया है। उम्मीद करते हैं कि आप जाकर के प्लेलिस्ट में जो भी वीडियो मौजूद है, जो हिस्ट्री के, एंसेंट हिस्ट्री के और मॉडर्न हिस्ट्री के वीडियो मौजूद है, उसे जाकर देख सकते हैं। या फिर फिजिक्स का वीडियो है और इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, बिहार स्पेशल, इंडियन पॉलिटी का जितने सारे बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको दिया गया है। और यह 2024 का घटना चक्र का बुक है, इसको ध्यान रखें।
ठीक है, 38वीं से 69वीं तक का। और बीपीएससी टीआरई 1.0 टीआरई 2.0 को इसमें शामिल किया गया है एक्सप्लेनेशन सहित। तो इसे जरूर अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को पहली बार आए हैं चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट पार्ट में हम जरूर मिलते हैं। ठीक है, तब तक आप वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद।